प्रमुख वंश। मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर काल के प्रमुख वंश। प्रमुख वंश जैसे सबसे पहले हम देखते हैं अब बताओ मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बताया था कल मैंने? क्या था? मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो बेटा, ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि पूछा गया है बहुत सारी जगहों पर। जेल प्रहरी में पूछा गया है, एमपीएसआई में पूछा गया है। बृहदत्त, बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की, जो मौर्य काल का अंतिम शासक था। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? उसकी हत्या कर दी। तो उसने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो दो प्रकार के क्वेश्चन बन गए। एक तो बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो इसके बाद हम दूसरा वंश पढ़ते हैं। कौन सा वंश आ रहा है? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा हो गई? जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्थापना हो गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हो गई स्थापना शुंग वंश। ठीक है। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से विदिशा ट्रांसफर किया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र से विदिशा। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शुंग वंश में कुछ ऐसे प्रमुख नगर थे, प्रमुख नगर इन द सेंस जहाँ से उनका क्या होता होगा? कार्यकाल अच्छी तरीके से चलता होगा, या जो मेन सेंटर्स होंगे वहाँ के ट्रेड के, तो वो थे प्रमुख नगर शुंग वंश के। कौन से थे? सांची। देखा हमने सांची को, मौर्य काल में भी सांची एक प्रमुख केंद्र था बौद्ध धर्म का। उज्जैन, ये भी क्या था? मौर्य काल में एक प्रमुख केंद्र था। और एक हो गया सतना। और ये तीनों ही जगह से हमको क्या मिले हैं? अशोक के स्तंभ शिलालेख मिले हैं। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने राष्ट्र रूलर को हराया, तब वहां की जितनी भी शासन व्यवस्था थी, वो सारी की सारी चीजें जो थी वो किसके हाथ में आ गई थी? पुष्यमित्र शुंग के हाथ में आ गई थी, जिसकी हेल्प से उसने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रमुख नगर हो गए सांची, उज्जैन और सतना। अब एक क्वेश्चन आता है, शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक, ये क्वेश्चन के रूप में लिखना हो तो क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हो। शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो शुंग वंश की जो जानकारी है वो हमको मिलती है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की एक रचना है। क्या है? कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, जिससे शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कालिदास जी। कालिदास की रचना क्या हुई? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्र। ठीक, ये हो गई उनकी रचना का नाम मालविका अग्निमित्र। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमको कहाँ से मिलती है? मालविका अग्निमित्र, जो किसकी रचना है? कालिदास की। इस प्रकार से इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं ये 3 पॉइंट से। एक तो मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मालविका अग्निमित्र में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब ये जो अग्निमित्र है, ये मालविका और अग्निमित्रम, ये पूरा का पूरा एक नाम नहीं है, ये दो अलग अलग नाम है। एक नाम है यहाँ पे मालविका, मालविका, और एक है अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुत्र थे।
अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे और उनको मालविका नाम की एक कन्या से क्या हुआ था, प्रेम हुआ था। तो इन दोनों की जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया है कालिदास जी ने। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको दर्शाया गया है कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में। तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है। अग्निमित्र किसके पुत्र है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र है, और मालविका अग्निमित्र की रचना किसके द्वारा की गई है, कालिदास के द्वारा की गई है, जिसके अंदर हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। एक और व्यक्ति आते हैं हेलियोडोरस, इसी के आके लिख लेते हैं हेलियोडोरस। हेलियोडोरियस एक यूनानी राजदूत थे। क्या थे, एक यूनानी राजदूत जो इसी के एक शासक है भागमित्र के शासनकाल में उन्होंने क्या किया था, इंडिया की सैर की थी या इंडिया आए थे। कौन आए थे, हेलियोडोरस, भागमित्र के शासनकाल में। और इसी हेलियोडोरस ने क्या किया था, विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये किसके शासनकाल में आएंगे, ये तो आपसे रेयर केस में पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, इसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा कि हेलियोडोरस ने किसकी रचना करवाई थी। तो हेलियोडोरस ने क्या किया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका, गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस कौन था, एक यूनानी राजदूत था जो शुंग वंश में आया था, जिसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। और ये जो गरुड़ स्तंभ का निर्माण है वो कहाँ करवाया, विदिशा में करवाया। राइट, कहाँ करवाया, विदिशा में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये जो गरुड़ स्तंभ है इससे काय के साक्ष्य मिले हैं, भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें कितनी हो गई। पहला नाम हेलियोडोरस किस वंश के शासनकाल में आया था, या किस वंश के टाइम पे आया था, शुंग वंश के टाइम पे आया था। राजा का नाम रेयर से रेयर को इसमें पूछेंगे, याद रखना हो तो रख लीजिएगा कि हेलियोडोरस भागमित्र के शासनकाल में आया था, भागमित्र शुंग। ठीक, हेलियोडोरस जो था वो एक यूनानी राजदूत था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। और गरुड़ स्तंभ में क्या था, भागवत धर्म के या विदिशा से भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। इतनी जानकारी आपको रखना है शुंग वंश के बारे में। किसी को कोई परेशानी या आया समझ में? हो गया क्लियर? नोट डाउन हुआ सबका या नोट डाउन कर रहे हो? कर लो नोट डाउन। यस मैम। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इतनी चीजें शुंग वंश के बारे में पूछी जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, मालविका अग्निमित्र की रचना किसने की थी, कालिदास ने की थी। हेलियोडोरस ने किसका निर्माण करवाया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर मिला, विदिशा में मिला। किस धर्म के साक्ष्य मिले, भागवत धर्म के साक्ष्य मिले। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इस प्रकार से आपको ये 4-5 चीजें शुंग वंश के बारे में याद रखना है जो हमारे एमपी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन हो गया सबका? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट वंश पे आते हैं हम, सातवाहन वंश। सेकेंड नंबर पे आता है सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के जो संस्थापक है इनके बारे में थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि कहीं पर
इनके संस्थापक को सिंधुक कहा जाता है, कहीं पर इनको शिशुक कहा जाता है, कहीं पे इनको शिप्रक कहा जाता है। ठीक, कहीं पर उनका नाम भृत्त भी मिलता है। तो सातवाहन शासक के या सातवाहन वंश के संस्थापक जो है उनके बारे में बुक्स में थोड़ा सा मतभेद मिलता है। तो जो भी मिलता है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता, लेकिन इसको चलो एक बार सर्च करके देख ही लेते हैं नेट क्या बोलता है। फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, सिमुक। ये क्या बोल रहा है? सिमुक। चलो ठीक है, सिमुक ही लिखो। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। द सातवाहन वेयर द फर्स्ट नेटिव इंडियन किंग टू हैव इश्यूड देयर ओन कॉइन्स विच हैड द रूलर्स पोर्ट्रेट ऑन देम। देखो ये जो सातवाहन व्यक्ति थे, यह जो सातवाहन वंश था, ये ऐसा पहला वंश था जिन्होंने जो सिक्के है, सिक्के चलाए तो चलाए, उसके ऊपर राजा का जो चित्र है वो भी अंकित किया। ठीक, वेस्टर्न शत्रप और ये सारी चीजें। तो सिमुक क्या लिख लोगे आप? उसके फाउंडर लिख लोगे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो गया? सिमुक हो गया। इसको लिखते हैं हम सिंधुक या सिमुक संस्थापक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए? सिमुक। ठीक है, इनका नाम कहीं कहीं पर क्या मिलता है? भृत्त भी मिलता है। अब सातवाहन वंश के जो सिक्के हैं कि हाँ भाई इसकी प्रेजेंस थी, तो सातवाहन वंश के जो सिक्के हैं वो कुछ प्लेसेस से प्राप्त हुए हैं, जैसे उज्जैन से, देवास से, तेवर से, बेड़ाघाट से। इस प्रकार सातवाहन वंश इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुक। इसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश से भी मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ से? उज्जैन हो गया, देवास हो गया, तेवर हो गया, बेड़ाघाट हो गया। ठीक, अब देखो इसके अंदर एक विशेषता और है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा वंश था जिनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के साथ लिए जाते थे? तो सातवाहन वंश जो है वो एक अकेला ऐसा वंश था जो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? अपने माताओं के नाम लगाते थे। जैसे इसका पहला शासक आता है गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी। देखो यहाँ पे लगा दिया उन्होंने अपनी माँ का नाम। ये जो गौतमी है वो शातकर्णी की माता का नाम है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि ऐसा कौन सा वंश है जो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाता है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा किस वंश में हुआ था? सातवाहन वंश में। तो पहला शासक हो गया इसका जो प्रतापी शासक था, वो कौन हो गया? गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये भी क्वेश्चन आता है गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? तब आपको वंश का नाम याद रखना है कि ये सातवाहन वंश का शासक था। ठीक, सबसे पराक्रमी राजा था ये, सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी राजा, सबसे पराक्रमी राजा। ठीक, इसका जो साम्राज्य है वो महिष्मती, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, इस प्रकार से सारी जगह फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज आती है कि इसका जो साम्राज्य है, इसका जो साम्राज्य है वो 3-4 हिस्सों में फैला था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे एमपी को वो कवर करता था। लेकिन महिष्मती हो गया, ठीक, महिष्मती, पूर्वी मालवा, एंड पश्चिमी मालवा,
अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि इनको सातवाहन वंश के टाइम पे किसी और नाम से जाना जाता था। जैसे महिष्मती को वो क्या बोलते थे? अनूप। आकर, पूर्वी मालवा को वो बोलते थे आकर। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाँ भाई आकर क्या था? पूर्वी मालवा का पहले नाम था। और पश्चिमी मालवा को अवंती बोलते थे। ठीक, इस प्रकार से ये सारी चीजें भी आ सकती। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी सबसे पराक्रमी राजा किस वंश का था? सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी राजा था। और इसका जो साम्राज्य है वो महेश्वर से लेकर पूर्वी और पश्चिमी मालवा तक फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट उन पे आते हैं। पहले राजा हो गए गौतमीपुत्र शातकर्णी। नेक्स्ट आते हैं विशिष्टि पुत्र पुलवामी, वाशिष्ठी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये बस राजाओं के याद रख लेना कि हाँ भाई गौतमी पुत्र कौन थे, पुलवामी मत लगा देना, शातकर्णी लगाना। गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई इनके सिक्के हमको कहाँ से मिले हैं? भिलसा व देवास से प्राप्त होते हैं। इनके जो सिक्के हैं, ये सेकेंड नंबर के हो गए। इनके जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? भिलसा से तथा देवास से। हमको वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसका तीसरा एक मेन राजा आता है, उनका नाम है याज्ञश्री शातकर्णी। याज्ञश्री शातकर्णी। याज्ञश्री शातकर्णी। ठीक, याज्ञश्री शातकर्णी जो थे वो सातवाहन वंश के अंतिम प्रतापी राजा थे। क्या थे? अंतिम प्रतापी राजा। अंतिम क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि इनके बाद राजा तो हुए होंगे, लेकिन इनके समान जो तेज था, जो साम्राज्य विस्तार की नीतियां थी और क्या था, पराक्रम था, उस हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे सातवाहन वंश का लोप होने लगेगा। तो याज्ञश्री शातकर्णी क्या थे? अंतिम प्रतापी राजा थे। अंतिम प्रतापी राजा कौन? याज्ञश्री शातकर्णी। इनके भी सिक्के हमको कहां से मिले हैं? बेसनगर, बेसनगर किसका पुराना नाम है सुमित? विदिशा का। राइट, बेसनगर, तेवर और देवास। ठीक, इनके जो सिक्के हैं वो हमको मिले हैं बेसनगर। बेसनगर पुराना नाम किसका है? विदिशा का। आज उसको किस नाम से बोला जाता है? विदिशा के नाम से। ठीक है, बेसनगर, तेवर और देवास से इनके सिक्के प्राप्त हुए। तो सातवाहन वंश में हमको कितना याद रखना है? इसके संस्थापक के बारे में कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। ठीक, हमको सातवाहन वंश के सिक्के कहाँ से मिले हैं? उज्जैन, देवास, तेवार, बेड़ाघाट एक्सेट्रा। इसके 3 प्रतापी राजाओं के बारे में याद रखना है हमको। पहले तो सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी, नेक्स्ट आता है विशिष्टि पुत्र पुलवामी और तीसरे आते हैं याज्ञश्री शातकर्णी। ठीक है, हमको एमपी के पर्सपेक्टिव से ये तीनों चीजों को याद रखना है। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन करो फटाफट। अब कुछ ऐसे वंश आए जिनको हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ भाई उन्होंने राज कहाँ किया था। जैसे एग्जाम में ये नहीं आएगा उसका संस्थापक कौन है, क्योंकि उतनी जानकारी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ भाई ये जो वंश आए थे इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था या इन्होंने किस क्षेत्र पर राज किया था। इतना कंप्लीट हो गया।
इतना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। मत बोला करो तुम लोग। तीसरा वंश देखते हैं हम, नागवंश। नागवंश के संस्थापक लिख लीजिए वृषनाथ। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाथ। और इनका जो साम्राज्य था वो कहां पर था? विदिशा। बस इतना ही आएगा। नागवंश किधर कहाँ राज करता था, तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई विदिशा में राज करता था। ठीक। एक व्यक्ति थे इन्हीं के, भीमनाग। भीमनाग, इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित की थी। क्या किया था? भीमनाग ने राजधानी, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जाने तो उसको लिखो ही मत। इतना याद रखो, नागवंश, उसके संस्थापक कौन थे? वृषनाथ थे। और वो कहाँ राज करते थे? विदिशा पे करते थे। नेक्स्ट वंश देखो, अभीर वंश। अभीर वंश, अभीर वंश के संस्थापक थे ईश्वर सेन। ईश्वर सेन। ये बहुत ही छोटे छोटे से वंश है जिनको पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट है उतना याद रखना। अभीर वंश के संस्थापक है ईश्वर सेन। और इन्होंने कहां पर राज किया था? अनूप प्रदेश मतलब निमाड़, अनूप प्रदेश मतलब निमाड़ एंड मालवा। ठीक है। अभीर वंश के संस्थापक कौन? ईश्वर सेन। इन्होंने, इनका जो साम्राज्य क्षेत्र था वो क्या था? अनूप प्रदेश मतलब निमाड़ के एरिया पे और मालवा वाले एरिया पे इन लोगों ने क्या किया था? राज किया था। 5th नंबर का राजवंश आता है बोधि वंश। बोधि वंश, ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। बोधि वंश, बोधि वंश की जो है वो राज्य क्षेत्र कहाँ है? त्रिपुरी। त्रिपुरी किसका पुराना नाम है? जबलपुर। राइट, त्रिपुरी जबलपुर। तो बोधि वंश ने कहां पर राज किया था? त्रिपुरी जबलपुर में राज किया था। इतना ही आता है कि बोधि वंश का साम्राज्य क्षेत्र कहां पर था, तो आपको पता होना चाहिए कि बोधि वंश त्रिपुरी जबलपुर में राज करते थे। इसके कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि। इनके नाम आते नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, लिख लो। श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि हाँ भाई ये जो बोधि है वो किस वंश के राजा है, श्री बोधि किस वंश के राजा है। बोधि से समझ में आ जाएगा वैसे, शिव बोधि। ठीक। बोधि वंश मेनली याद कर रखने लायक क्या है कि बोधि वंश का जो साम्राज्य क्षेत्र था वो कहाँ था? त्रिपुरी जबलपुर था। नोट डाउन हो गया? करो फटाफट। हो गया बेटा लिख के?
यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर, एक होता है मगवंश। इसका जो राज्य क्षेत्र था वो था बघेलखंड। बघेलखंड। मगवंश कहाँ पर राज करता था? बघेलखंड पर राज करता था। इसके जो पहले शासक थे वो कौन थे? भीमसेन थे। वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, मगवंश का बस साम्राज्य क्षेत्र याद रखिएगा कि मगवंश कहाँ राज करता था? बघेलखंड पे याद करता था। एक आता है इंपॉर्टेंट, वाकाटक वंश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाकाटक, वाकाटक वंश। ठीक, एक तो ये पूछा जाता है कि हाँ भाई वाकाटक वंश के प्रथम शासक या वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसको की थी विंध्य शक्ति ने। विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। और ये इसने किस जगह पर राज किया था? विदिशा। विदिशा कार्य क्षेत्र से ये संबंधित था, वाकाटक वंश। याद रखिएगा, ये भी व और ये भी व। वाकाटक विंध्य शक्ति और विदिशा पर राज करता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका एक पुत्र हुआ था विंध्य शक्ति का पुत्र प्रवरसेन। वो भी किस वंश का राजा था? वाकाटक वंश का राजा था। कौन सा? प्रवरसेन। प्रवरसेन किस वंश का राजा था? वाकाटक राजवंश का राजा था। ठीक, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट काल आ रहा है इसमें, गुप्त काल। मध्य प्रदेश का गुप्त काल से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है, क्योंकि गुप्त काल के बहुत सारे लोग जैसे चंद्रगुप्त, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सारे के सारे की जो रिलेशन है वो डायरेक्टली किससे रहा है? मध्य प्रदेश से रहा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो गुप्त साम्राज्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में गुप्त काल। मध्य प्रदेश में गुप्त काल चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में गुप्त काल तो कल ही पढ़ेंगे, आज नहीं। हेडिंग डाल लो, मध्य प्रदेश में गुप्त काल। मध्य प्रदेश में गुप्त काल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ के जो राजा हुए जैसे समुद्रगुप्त का डायरेक्टली रिलेशन हमारे मध्य प्रदेश से है। उन्होंने बहुत सारा समय हमारे मध्य प्रदेश में गुजारा था। ठीक है, और रामगुप्त जो है वो भी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे विक्रमादित्य, वो भी हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और उसी प्रकार से जो कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, भानुगुप्त है, वो सारे के सारे हमारे मध्य प्रदेश से डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर से जो अभिलेख है गुप्त काल के, वो भी हमें बहुत सारे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। जैसे मंदसौर अभिलेख हमको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, उदयगिरी शिलालेख, सांची अभिलेख, एरन अभिलेख, सुपिया का लेख, तुमैन अभिलेख, ये सारे के सारे क्या है? गुप्त काल से संबंधित अभिलेख है और जो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। ठीक, आज